तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखो, हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आपको आई थिंक गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ा दिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री। रीजन था कि एक टफ चैप्टर में मानते हैं, है ना, और उस चैप्टर का इस्तेमाल इस चैप्टर में भी होना है। और गर्मियों की छुट्टियों में हमने बैक टू बैक लंबी क्लास ली थी। पर्पस यही था कि ट्रिग्नोमेट्री पे आपका क्या हो, स्ट्रांग होल्ड हो जाए और उतना समय लगता है उसको करने पे कि नहीं, तो उसको यहाँ यूज करेंगे। बहुत छोटा सा ही यूज है उसका, मतलब है ना, बट जो भी है, जो बेसिक वहां पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, वो सब यहाँ यूज होगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने कर रखा है उनको समझ आएगा, जिन्होंने नहीं समझ रखा है वो पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री की, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री की पहली 2 एक्सरसाइज तो आनी ही चाहिए अगर आप चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनाना चाह रहे। ठीक है, चल तो शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ 2 ही चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बाकी सब पुराना, वो सिर्फ नाम है। तो बेटा एक यहां लिखा है एक बात, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब यहां देखो कि सपोज करो एक व्यक्ति है, ये बंदा दिख रहा है। अब ये जो बंदा है आइडियली इसकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट होगी वो यही होगी, बोलो हाँ या ना। अब इस बंदे को अगर इस बिल्डिंग का जो कि कुतुब मीनार है उसका टॉप अगर देखना है तो क्या करेगा। अभी फिलहाल उसकी लाइन ऑफ साइट ये रहेगी आंखों पे, है कि नहीं। अब यहां से उसने गर्दन ऐसे उठाना है कि नहीं। तो जो उसका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या इनिशियल जो उसका लाइन ऑफ साइट सामने ही होगा हॉरिजॉन्टल। और वहां से अगर आप टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हो तो गर्दन कैसे उठाओगे बेटा, ऐसे उठाओगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है यहां से कितना एंगल आपने ऊपर गए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ। और ये एक ऐसा शब्द है जो पूरे चैप्टर में सुनने को मिलेगा और आपको फिगर में सही से मार्क करना आना चाहिए, हाँ या ना। जैसे यहां देखो कि सपोज एक पॉइंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज कीजिए ये कोई बिल्डिंग का टॉप है, दैट इज ए बी सी। और अगर मैंने कहा कि ए पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है 30 डिग्री, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क करने आ रहा है कौन सा एंगल है। वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर ए से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट सी के लिए, तो ए से आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल क्या लोगे, इसको रेफरेंस लाइन लोगे। और यहां से मेरा बेटा ऐसे जाएगा क्या, ऊपर की तरफ, हाँ या ना। और ये जो एंगल यहां बना है ये है आपका टू थीटा। सपोज जो भी थीटा होगा 30 डिग्री 60 डिग्री कितना भी एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ रहा है। पूरे चैप्टर में आपको ये नाम या ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस सवाल में ये है, उसमें ये है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसी एक ऐसे पॉइंट जो नीचे मौजूद है वहां से उससे जो ऊपर पॉइंट मौजूद है उसके लिए बनेगा। और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है जो जहां से एलिवेशन बन रहा है वहां से हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। कहां की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बोलो भाई, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक आ गया। चल अब यहां जैसे बंदा था सवाल में, तो बंदे की ऑब्वियसली आंख पे ही तो हॉरिजॉन्टल होगा जो बेस लिया जाएगा और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है कि नहीं, बोलो। इसी प्रकार से एक वर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी प्रकार से सोचो कि वही बिल्डिंग है, अगेन वही बिल्डिंग है ए बी सी। अब सोचो इस बिल्डिंग की जो टॉप है सी, वहां से अगर एक बंदा नीचे की तरफ देखेगा तो देखो, तो ये जो बंदा यहां ऊपर होगा, मुझे बताओ इसका फिलहाल इनिशियली लाइन ऑफ साइट ये होगा कि नहीं होगा, बोलो, है कि नहीं। यहां वो देख रहा होगा और यहां से अगर किसी पॉइंट नीचे लेना है तो गर्दन क्या करेगा, आई थिंक ये है उसका बेस लाइन, और यहां से वो गर्दन क्या करेगा, नीचे झुकाएगा। एंड दैट एंगल जो यहां ये जो टॉप पे हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इससे नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बहुत बच्चे गलत मार्क करते हैं, बोला कि ऊपर से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री यहां मार्क कर देगा, गलत है ना। खुद सोचो ना कि अगर ऊपर से, ये तो सबको समझ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से एक पॉइंट, ऊपर मौजूद एक पॉइंट से नीचे मौजूद किसी पॉइंट के लिए बनेगा, ये सबको समझ आता है।
बट थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना ना भाई, फिगर में गलत मार्किंग करेगा तो उसके भी मार्क्स कटेंगे, और फिगर में गलत मार्किंग करेगा तो एंगल गलत जगह रखेगा तो कैलकुलेशन भी गड़बड़ करेगा, है कि नहीं। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है बेटा, तो सोचना कि अगर तुम टॉप पे हो तो इनिशियली आपका लाइन ऑफ साइट ये रहा, और यहां से अगर आप किसी चीज को नीचे देखोगे तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल कहां से बनेगा, इस पे बनेगा क्या, एंगल इस पे बनेगा, है या ना। और इसे देख लो, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, ठीक है। रीजन क्या होता है ना, क्योंकि अगर पेपर में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया तो सच में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सवाल एंगल ऑफ एलिवेशन से ही बना रहे। तो तुम अच्छा कहेगा भैया जिसमें डिप्रेशन दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जो एंगल डिप्रेशन है वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। टॉप पे मौजूद बंदे को नीचे मौजूद बंदे को देखने के लिए जितना गर्दन अपने इनिशियल से नीचे की तरफ करनी पड़ रही है, उतना ही नीचे मौजूद एक बंदे को अपने इनिशियल रेफरेंस से गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। और तुम इसको ऐसे भी देखो ना कि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो ये जो इनका लाइन ऑफ साइट जिसपे एक दूसरे को देख रहे हैं ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पैरेलल लाइन पे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, ठीक है। तो इतना सा ही चैप्टर की थ्योरी है। सीधा मैं सवाल पे आऊंगा और आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल हैं। और मैं आपके लिए ऐसा बुक नहीं बताती, बट मैं आपके लिए पूरे चैप्टर को 3 टाइप में बांटूंगा। और आपको मैं सही बता रहा हूं कि पेपर में भी आपको प्रश्न आएगा तो आपको सवाल का टाइप ही पहले पकड़ना, क्योंकि मैं आपको चैप्टर में कुछ ट्रिक्स भी दूंगा। अगर आपने ट्रिक टाइप पकड़ लिया तो आपको पता लग जाएगा कौन सा ट्रिक नहीं है, मतलब कौन से कंसेप्ट से सवाल बनाना है, ठीक है। चलो तो हाँ ना बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है समझ आ गया। चल अब सीधा प्रश्न 1 आ जाएगा, एक्सरसाइज 9.1। पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। चल अब यहां देखो, सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। आई थिंक छोटा कर सकते थोड़ा सा, है ना, ठीक है, डिसेंट साइज है। अब क्वेश्चन पढ़ना, कहता है अ सर्कस, और इसको मैं मानता हूं ये जो क्वेश्चन 1 है, आप इसको चैप्टर में जो 3 तरह के सवाल आ रहे हैं उसका टाइप फर्स्ट में कैटेगराइज करते हैं। मैं बताऊंगा कि टाइप फर्स्ट का मतलब क्या, और ये जरूरी है। इस तरह से चैप्टर को पढ़ेगा तो पेपर में मदद मिलेगी, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा तो उसके टाइप कैटेगराइज करेगा और फिर तुझे याद आएगा मैंने किस टाइप के लिए क्या सोचने की अप्रोच बताई है, उस पर जाएगा तो तुझे दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं बच्चा ऐसे करता है, एक आसान सवाल को भी बहुत घुमा के आंसर निकाल देगा, बट बहुत ज्यादा घुमा देता है, क्योंकि सच में टाइप ऐसे प्री डिफाइन नहीं है कि कहाँ कहाँ जाना है। बट मैं टाइप के हिसाब से बताऊंगा तो आई थिंक उससे जाएगा तो फायदा होगा, समय बचेगा, सीधा आंसर की तरफ तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको मैं मानता हूं टाइप फर्स्ट, और मैं बताऊंगा टाइप फर्स्ट का मतलब आपके लिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहा है अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इतना सबक समझ आया होगा। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी चढ़ रहा है। तो रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, और वो जो रस्सी है उसको टाइटली स्ट्रेच किया गया है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो मुझे समझ आ गया, एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, एक रस्सी पर चढ़ रहा है एंड दैट रस्सी इज 20 मीटर लॉन्ग। और उस रस्सी को उसने कहा गया, क्या कहा गया है कि उस रस्सी को एक वर्टिकल पोल है उसके टॉप से बांधा गया है। वैसे सवाल में फिगर है, बट हम मान के चले फिगर नहीं है, क्योंकि मोस्टली सवाल जो पेपर में आते हैं वहां फिगर होता नहीं। सवाल का स्टेटमेंट ही इतना क्लियर होता है कि उससे फिगर बनेगा, और आपको आदत वही होनी चाहिए कि सवाल से फिगर पढ़ के मैं खुद बनाऊं। चलिए, तो समझ आया कि एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी चढ़ रहा है, और वो 20 मीटर लंबी रस्सी जो है उसको एक वर्टिकल पोल के टॉप पे बांधा गया है टू दी ग्राउंड। और समझ आया नहीं है, पोल के टॉप से कहां बांधा गया है, ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट पे बांधा गया है। कहता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। और आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ये है रस्सी 20 मीटर लॉन्ग। कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यदि रोप ये जो है इसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ कितना है 30। तो अगर ये फिगर नहीं भी देता तो भी आई थिंक फिगर बन रही है सवाल के स्टेटमेंट से। तो क्या समझ आया, एक आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, और वो 20 मीटर लॉन्ग रोप
एक वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पे बंधा है और वहां रोप आगे कहता है ग्राउंड के लेवल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 30 डिग्री। और सब बता रहा हूं इस चैप्टर का मैं कह रहा हूं कि 80% सवाल उन लोगों के लिए वही हो जाता है जिन्होंने फिगर सही बना दी। ये तो बहुत आसान सवाल है, बट जो एक्चुअल में सवाल पेपर में बोर्ड में आते हैं वहां मैंने कहा अगर आपने 80 फिगर बना ली सवाल की सही, तो मैं कह रहा हूं आपने 80% सवाल बना ही दिया। तो मैंने कहा टाइप में हम बांटेंगे, टाइप पकड़ेगा और जैसे बोला बिल्कुल वैसे करेगा, आंसर तेरा आएगा, आंसर तेरा आएगा। तो फिगर मिटा देता हूं फिलहाल, बिकॉज ये फिगर ऑलरेडी यहां है। तो क्या समझ आया? एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जिसको वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पे बांधा गया है और रस्सी ग्राउंड के लेवल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। और हमें प्रश्न पूछा गया है क्या निकालो? पोल की हाइट। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि आपको AC पता है, AB पता है और यही टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब है जहां सवाल में एक ही ट्राइंगल होगा। सुनना, टाइप 1 का मैं लिखूंगा नहीं, बच्चों की तरह इतना भी खतरनाक नहीं है कि मैं प्रॉपर केसेस बनाऊं, सुन लेना। टाइप फर्स्ट का मतलब आपके लिए है एक ऐसा प्रश्न जिसमें सवाल में सिर्फ एक ट्राइंगल है और उस एक ट्राइंगल की कोई एक साइड पता है और एक एंगल पता है, और आपको जो बची हुई 2 साइड रह गई उनमें से कोई एक साइड पूछ रहा है। दैट इज टाइप 1। और ये इस पूरे चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां क्या है, सवाल में सिर्फ एक ही ट्राइंगल बन रहा है। जैसे यहां बना, देखो टाइप 1 में था ये एक ही ट्राइंगल है, उस एक ट्राइंगल में आपको उसकी एक साइड पूरी पता है। देखो है कि नहीं, एक साइड पूरी पता है और आपको साथ में एक एंगल भी पता है और आपको उस ट्राइंगल की बची हुई साइडों को पूछना है। चाहता तो ये भी पूछ सकता है, चाहता तो यही पूछे, तब भी टाइप 1 में ही आएगा। अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करना है? पहला काम तो वही फिगर आपको दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं कह रहा हूं आइडियली होगी नहीं। पहला काम तो आपको फिगर से बनानी है। तो फिगर बनाया, मैंने सवाल में देखा कि मुझे क्या पता है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ही ट्राइंगल दिख रहा है, उस एक ट्राइंगल का एंगल दिख रहा है, उसकी मुझे एक साइड दिख रही है और मुझे दिख रहा है कि मुझे इसका एक बचा हुआ साइड निकालना है। दैट इज टाइप 1। अब टाइप 1 के सवाल कैसे बनाओ? आप देखो कि आपको कौन सा साइड पता है और आप देखो कि आपको कौन सा साइड निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आ रहे हैं, आप देखिए जो आपको एंगल दे रखा है, एंगल के हिसाब से चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि एंगल ही डिसाइड करता है कि क्या परपेंडिकुलर क्या बेस। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा इस सवाल में कि 90 के अपोजिट वाली साइड पता है, मतलब क्या पता है आपको? हाइपोटेनस आपको दे रखा है। अच्छा, और निकालना क्या है? आप कहेंगे AB मत बोलिए, आप देखिए जो आपको एंगल दे रखा है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री ने क्या सिखाया कि एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती थी? परपेंडिकुलर, और वो साइड जो एंगल के साथ लग रही है दैट इज बेस। तो आप इस सवाल को ऐसे देखो कि इस सवाल में आपको हाइपोटेनस पता है और क्या निकालना बेटा? परपेंडिकुलर निकालना। दैट इज टाइप 1, है ना। ये एक साइड दे रखी है, बट आप आइडेंटिफाई कीजिए ना जो साइड दे रखी है वो कौन सी है, वो परपेंडिकुलर है, बेस है कि हाइपोटेनस। इस केस में हाइपोटेनस। दूसरी साइड एक निकालनी है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, साइड जो निकालनी है कौन सी है। हमने आइडेंटिफाई किया क्या है? परपेंडिकुलर, और एक एंगल तो दे रखा है, दैट इज टाइप 1। अब सिंपली एक फंक्शन याद करो जिसमें ये दोनों आते हो। तो कौन दोनों? जो आपको पता है वो और जो आपको निकालना है वो। तो मैं देख रहा हूं मुझे H पता है, P निकालना है। कोई फंक्शन याद आता है ट्रिग्नोमेट्री का जहां P और H आता है, दैट इज साइन। याद करो, साइन थीटा होता था P/H, समझा है? दैट इज अ वे ऑफ डूइंग टाइप 1 क्वेश्चन। एक ही ट्राइंगल है, एक साइड पता है, एंगल पता है, देखो कौन सी साइड पता है, देखो कौन सी साइड निकालनी है, और सीधा सीधा वो फंक्शन लगाओ जिसमें वो साइड्स आती हैं जो मुझे पता है, एक वो आ जाए और एक जो मुझे निकालना है वो आ जाए। और मैंने यहां इस सवाल में देखा कि H मुझे पता था, P मुझे निकालना है, तो मैंने देखा कि P और H किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, या इसको अभी 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहे हैं, 11वीं में जाके फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने देखा वो साइन फंक्शन है। क्या है? साइन। बट मेरे बेटे मेरे बच्चा ये भी देखना है कैसे लिखा जाता है, लिखने के भी मार्क्स से फिगर बना दिया, वो दे रखा था ऑलरेडी। मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC, कहां गया? ट्राइंगल ABC में गया। कौन सा फंक्शन लगाऊंगा? साइन। और आपको समझ रहा है कि मैंने साइन क्यों लगाया? क्योंकि साइन पे वो 2 साइड आ जाएंगी जो मुझे पता है वो भी आ जाएगा और जो निकालना है वो भी आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना होता है बेटा, याद है? पंडित बद्री से बता, हर हर बोले। नहीं तो याद नहीं है तो पंडित बद्री पसा लगाओ। साइन थीटा कितना होगा बेटा? P/H। हाँ या ना? अब मैं तो ये चैप्टर ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको ये सब पता है, मैं इतना इसको बेसिक नहीं ले जाऊंगा, ठीक है?
तो मैं कह रहा है कि चैप्टर 8 ही पहले पढ़ो, और चैप्टर 8 पूरा भी नहीं, चैप्टर 8 की पहली और दूसरी एक्सरसाइज पढ़ो और फिर आ जाओ 9.1 पे एक ही एक्सरसाइज। तो साइन थीटा हो गया p/h। तो साइन, तो मेरे बेटा आपको थीटा पता है, थीटा कितना बेटा इसमें 30, p कितना है यहाँ पर ab बोलो, और h कितना है बेटा ac बोलो, हाँ या ना। ठीक है, ये सब आप रफ में करेंगे, सब आप रफ में करेंगे। ठीक है, अच्छा साइन 30 याद है किसी को? रेवा 2 महीने हो गए चैप्टर पढ़ाए। साइन 30 याद है किसी को कितना होता है? साइन 30 इज 1/2। साइन 30 इज 1/2 याद करो, दैट इज 8.2 एक्सरसाइज। तभी मैंने कहा एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसको फर्स्ट पता है एक्सरसाइज उसको ये पता है कि साइन थीटा p/h होता, और जिसको सेकंड एक्सरसाइज पता है उसको ये याद है कि साइन 30 1/2। साइन थर्ड एक्सरसाइज में बात ही नहीं कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 बनाना है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की पहली और दूसरी एक्सरसाइज याद होनी चाहिए, मैंने तभी कह दिया। साइन 30 इज 1/2। ए बी कितना बेटा? ए बी नहीं पता, छोड़ो। ए सी कितना है 20, तो ए बी निकाल सकते हो यहां से, ये 20 ऊपर जाएगा, 20 1 जा 20 नीचे 2, तो ए बी कितना आ गया मेरा बेटा 10 मीटर। बट पूरा लिख देना आप, द हाइट ऑफ, देखो मैं बता रहा हूं सच में इस चैप्टर में आंसर ऐसे मत छोड़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है फिगर आप खुद ही बनाएंगे, कोई नाम पहले से दे, यहां तो सब फिर भी चलो बोला था कि फिगर था तो ठीक है कि ए बी इज द, उसके अकॉर्डिंग भी ए बी क्या है पोल का हाइट है, बट आपको ये आदत होनी नहीं चाहिए। आप लिखेंगे आंसर को हाइट ऑफ द पोल, वो ए बी था फिगर में और वो आया है 10 मीटर। समझ आया? और इसी प्रश्न में अगर इसी पर पूछा नहीं गया, अगर इसी प्रश्न में क्या करता, मुझे कहता है कि बताओ जो वर्टिकल पोल है उसके फुट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो जहां पर रस्सी बांधी गई है। अगर ये पूछता, कुछ सवाल पूछता भी है, तो आप समझ जाते कि उस केस में क्या होता। तो छोटी फिर इसको आप ऐसे देखते कि मुझे एच पता है बोलो, और उस थीटा के लिए क्या निकालना है बेस निकालना है। क्या निकालना है बेस, है कि नहीं? सवाल तो तब भी टाइप 1 ही रहता। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की एक साइड पूरी पता है, उसमें एक साइड निकालनी है और एंगल भी पता है, दैट इज टाइप 1 का सवाल। तीनों टाइप में सबसे सीधा सवाल जो आपको पेपर में मिलेगा, बट एक ही नंबर में मिलेगा। ठीक है, आता है। ठीक है, चलो क्या लगाते हैं, इसे पूछा नहीं गया है। कौन सा फंक्शन लगाया? कॉस। क्यों? कॉस में ही बी और एच आ जाएगा। बी वो जो मुझे निकालना है और एच वो जो मुझे पता है। किस में आता है बी और एच? कॉस फंक्शन। कौन लगाता? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो बी कितना है बेटा? चल लिखता हूं बी बाई एच। कॉस कितना होता है यहां पर 30। बी कितना बेटा 30 के लिए 20, बीसी में सीधा बीसी रखना। एच क्या है? AC, दैट इज 20। बोलो हाँ या ना? cos 30 कितना होता है? वही जो sin 60 होता है। sin 60 कितना था? √3/2। बोला था ऐसे याद कर लेना। ठीक है, √3/2 BC इज इक्वल टू 20, और 20 आ जाएगा मेरे बेटा कितना, सॉरी BC आ जाएगा कितना 20 ऊपर जाएगा 20 √3/2 एंड BC इज 10 √3 मीटर। अगर पूछा गया होता तो, पूछा नहीं गया है, फिलहाल सिर्फ वर्टिकल हाइट ऑफ द पोल पूछा गया था, बट मैंने सिखाया कि वो भी निकाला जा सकता था। है कि नहीं? तो टाइप 1 समझ आ गया क्या है, और टाइप 1 को सवाल को सोचने से क्या करोगे ये समझ आ गया होगा। क्या करना है सवाल में, ये देखना है कि मुझे कौन सा साइड पता है, कौन सी साइड निकालनी है। फंक्शन देखो कि कौन सा फंक्शन है जिसमें वो साइड आती हो जो आपको पता है और वो साइड भी आती हो जो आपको निकालनी। सिंपल है टाइप 1। चलो आगे बढ़े। अच्छा सवाल, पानी कहां गया भाई? पानी लेके चलिए। चलो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कहता है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो तूफान की वजह से टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ भाग था, बेंड सो दैट, वो इस प्रकार से बेंड हुआ दैट द टॉप ऑफ द ट्री, की जो ट्री का टॉप था, टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट इज फॉर ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता। देखो सवाल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
कि नहीं? सवाल की एक एक लाइन इंटरप्रेटेड सही से करेगा तो सही से फिगर बनाएगा। और मैंने कहा तूने फिगर बना ली तो तूने 80% सवाल सच में बना लिया। कुछ नहीं है सवालों, 80% सवाल फिगर बनाना जिसने उसने कर ही दिया, वो निकाल ही रहेगा। सिर्फ कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, और कैलकुलेशन बहुत हासू है भी नहीं, बहुत बेसिक कैलकुलेशन। तो क्या समझ आया कि एक ट्री था, तो लो मेरे भाई, माना ट्री था ए बी, बोलो हो सकता है एक ट्री था जो तूफान की वजह से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड, और जो टूटा हुआ भाग है वो बैंड हुआ, सो दैट इस प्रकार से कि जो टॉप है वो क्या करता है, वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो माना कि यहां से टूट गया, और माना यहां से टूटा तो क्या हुआ, ऐसे बैंड हो गया, है ना? तो ये टॉप जो बी था, ये मान लो बी यहां आ गया, है कि नहीं? और इस तरह से टूटा कि टॉप क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। इसको नाम देता हूं ए बी सी। तो समझ आया? बोलो बच्चा, माना ये ट्री रहा होगा, तूफान की वजह से ट्री टूट गया, और टूटा ऐसे कि जो बैंड पार्ट है वो इस तरह से बैंड हुआ कि जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, बोलो बच्चा, है ना? तो क्या मैं इसको मिटा दूं, बोलो? तो ये है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है किसके बीच का, ट्री के फुट से उस पॉइंट तक का जहां उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है। कितना है ये डिस्टेंस, सामने से उसने दिया आपको, बोलो रे। तो ये डिस्टेंस भी आपको दे रहा कितना बेटा, 8 मीटर। और हमसे कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालिए। ट्री की हाइट क्या है, AC, और जो लटक गया हिस्सा BC का सम, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ले देके मुझे सवाल में AC भी निकालना है और BC। कैसा सवाल दिख रहा है, टाइप 1 ही दिख रहा है। कैसे टाइप 1 में आया, एक ही सवाल में ट्रायंगल बना, टाइप 1 की बजाय सवाल में एक ही ट्रायंगल बन रहा है। उस एक ट्रायंगल में आपको एक एंगल पता है, और ट्रायंगल जो दे रखा है उसकी एक साइड पूरी पूरी पता है, पूरी पूरी पता है, उसका कोई अधूरा पार्ट नहीं पता, पूरा एक साइड पता है। दैट इज टाइप, क्या ये भी टाइप 1 में ही जाएगा। और टाइप 1 को सोचने का मेरा तरीका क्या है कि मैं देखता हूं कि क्या मुझे साइड पता है और कौन सी साइड निकालनी है। और मैंने पाया कि इस सवाल में अगर मैं देखूं तो मुझे एंगल जो दे रखा था उसके साथ जो साइड लग रही है वो पता है, बोले तो बेस पता है, हाँ या ना? और फिलहाल अगर मैं AC निकालने की प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, बोलो बेटा, नहीं बेस। और थीटा जो दे रखा है मुझे वो साइड निकालनी जो थीटा के अपोजिट है, बोले तो परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, तो कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, वो फंक्शन जिसमें P और B आता है। किसी को याद आता कौन सा फंक्शन, cot B और tan B। होशियार क्यों बन रहे हो, 10 लगाओ, सीक्वेंस लो साइन कॉस 10। क्या लगाया मैंने, 10 लगाया। क्या लगाया, 10। तो मैं चला गया इन ट्राइंगल, और देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, तरीका भी मैटर करता है। फिगर सही से बनाना है, लेबलिंग सही से करनी है, मार्क सही करना है, और फिर क्या लिख रहा हूं सीधा ट्रायंगल मेंशन करना है, किस ट्रायंगल में काम कर रहा है। इन ट्रायंगल ABC क्या लगाया मैंने, tan थीटा। आप सब जान रहे हैं tan थीटा क्यों लगाया, बिकॉज उसमें P और B आ जाएगा। tan थीटा कितना होता है बेटा, P/B। थीटा कितना दे रखा बेटा आपको, 30 डिग्री, है ना? और P कितना है बेटा, P है AC जो मुझे निकालना है, और बेस क्या है, मैं सीधा लिख दूं बेस को, ये क्या बच्चे जरा BA लिखना है, बेस इज 8 मीटर। तो AC कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 इंटू 10 30, तो 8 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा स्टेप खा सकते हैं मेरे भाई, है ना? और 10 30 कितना होता है, 10 30 इज 1/√3, 10 30 इज 1/√3। तो सीधा लिख दो, हो गया 8/। फिलहाल सॉल्व मत करना, फिलहाल सॉल्व मत करना, क्योंकि रैशनलाइज तो करना चाहिए, रैशनलाइज तो करना चाहिए। 10 30 कितना होता है, 1/√3, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से ऊपर, तो 8 1 8, नीचे √3। फिलहाल AC को ऐसे छोड़ो, क्या पता कट जाए, ठीक है? नहीं कटेगा तो रैशनलाइज बाद में करेंगे। तो AC आ गया। अब तुम देखो, मुझे अब निकालना है AC, सॉरी BC। अब स्थिति क्या हो गई, अब स्थिति यह हो गई, मुझे बेस पता है, मुझे बेस पता है, बोलो थीटा के साथ जो साइड लग रही है वो बेस पता है, और 90 के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो निकाल, अपोजिट जो साइड है वो निकालना, दैट इज H निकालना है। क्या निकालना है, H। अब याद करो वो फंक्शन जिसमें B और H आता है, दैट इज कॉस, दैट इज
कॉस फंक्शन मैंने फिर से लिखा, इन ट्राइंगल एबीसी गया वापस, इस बार ट्राइंगल एबीसी में लगाया क्या, कॉस थीटा जो कि होता है बी बाय एच। आप ऑब्वियस ज्यादा जानते हैं, आप एक के नीचे नीचे करते जाएंगे, है ना। अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा इज 30, बी बाय एच, थीटा के लिए बी कितना है 8, एच क्या है जो मुझे निकालना है बीसी, बोलो हाँ या ना। कॉस 30 कितना होता है भाई, कॉस 30 होता है जो साइन 60 होता है, दैट इज √3 बाई, टेबल देखो नहीं, है ना, इनटू में सॉरी बी 8 बाय 20, यहां से बीसी निकाल सकते हो, बीसी यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 × 8 60 और √3 नीचे आ जाएगा, बोलो बोलो हाँ या ना। तो बीसी आ गया, अब एसी आ गया, बीसी आ गया, मुझे पूछा गया हाइट ऑफ द ट्री क्या थी, तो लिखूंगा मैं यहां पर, यहां लिखूं क्या पर, हाइट ऑफ द ट्री क्या है मेरे भाई, ट्री की हाइट है AC प्लस BC, बोलो AC प्लस BC। AC कितना है मेरे बेटा, AC हमने निकाला है, कहां गया है AC, AC आया है 8 बाय √3 प्लस BC कितना है 16 बाय √3, तो फायदा ही रहा ना, क्यों रैशनलाइज करना था, बाद में तो करना ही पड़ रहा है। √3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, √3, बोलो √3 को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर √3 से आया 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर 8 से, तो आया 8, बोलो। अब √3 एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर √3 आया 1, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 16, दैट इज 16। अब मुझे कायदे से इसको ऐड करना चाहिए था, बट मैं जान रहा हूं कि बाद में रैशनलाइज करना ही है, तो मैं स्टेप बचाऊंगा, तो मैंने क्या किया, लगे हाथ यहां √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड। आई थिंक ये सबको पता होगा कैसे रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। 8 and 16 दैट इज 24, 24 इंटू √3, √3 होगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर दैट इज 3, शाबाश, और 3 से 24 चल जाएगा 8 पे, दैट इज 8 √3, कितना आएगा 8 √3 मीटर, है कि नहीं, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये थी ट्री की हाइट, है ना, आसान नहीं है, अगर इस तरह का है तो आसान ही है। चलो, और मोरल ऐसे चैप्टर में आसान मानता हूं, देखो ये चैप्टर उनके लिए मुश्किल होगा जिनको सच में साइन कॉस का कुछ पता ही नहीं, अपना भी मुश्किल हो गया, जिनको टेबल याद नहीं है अपने आप ही मुश्किल हो गया। चलो माना कि उतना पता है, तो उसके बाद मुश्किल सिर्फ यह होता है एक अच्छे बच्चे के लिए, मतलब जिसको इतना पता अच्छा बच्चा ही ना। अब उसका फिर मुश्किल क्या होता है कि बच्चा कहता है साल पढ़ के मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसका फिर वो अंग्रेजी का समस्या है ये नहीं, बट ठीक है, सवाल ज्यादा से ज्यादा बनाओ, सीख जाओगे सवाल कैसे पढ़ने, सवाल की फिगर कैसे बनेगी, उसका हल तो यही है, उसका हल तो यही है, बढ़िया हल उसी के लिए है जिसको पहले 8.1 एंड 8.2 आती हो। चलो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जहां रिपीटेड होगा वहां मैं आपके छोड़ दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो क्या समझ आए, दैट इज बेसिक स्टेटमेंट, कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो चाहता है कि वो एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए क्या इंस्टॉल करे, 2 स्लाइड इंस्टॉल करे, ठीक है, करो, अच्छी बात है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और वे बच्चे जिनकी आयु 5 साल से कम है उनके लिए सी प्रिफर, वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो प्रिफर करती है टू आ स्लाइड, वो चाहती है कि एक स्लाइड बने जिसका टॉप टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो कॉन्ट्रैक्टर चाहती है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके लिए जो स्लाइड बने, उस स्लाइड का जो टॉप हो, उस टॉप की जो हाइट हो वो कितनी हो, और ऑब्वियस ज्यादा हाइट कॉमन सेंस ग्राउंड से ही देखी जाएगी, है कि नहीं। तो चाहती है कि उन बच्चों के लिए जो स्लाइड बने, उस स्लाइड का जो टॉप हो, उस स्लाइड का जो क्या हो, टॉप हो, वो कितना हो 1.5 मीटर हो, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो स्लाइड जो है वो ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो 30 डिग्री, मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल आ रही हो 30 डिग्री। ये बनेगी स्लाइड किसके लिए, बच्चों के लिए, है ना, एक ऐसी स्लाइड जिसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पे है और जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है
30 डिग्री। नाम देते हैं इसको ए बी सी। बोलो हाँ या ना। क्या बड़ा काम किया, सवाल पढ़ा, सही से फिगर कंस्ट्रक्ट, बेसिक्स का। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, पढ़ दिया मैंने। वेयर एज, जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं तुम्हारे जैसे, सी वांट टू हैव स्टेप स्लाइड, वो चाहती है उनके लिए क्या बने, स्टेप स्लाइड, चढ़ना पड़े, है ना। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए चाहती है कि जो स्लाइड बनेगी उस स्लाइड की हाइट क्या रहेगी, 3 मीटर। बोलो हाँ या ना। एंड इंक्लाइंड, और जो स्लाइड है वो इंक्लाइंड होगी कितने एंगल पे, 60 डिग्री टू दी ग्राउंड। तो ये बनेगी क्या, बड़े बच्चों की स्लाइड। ठीक है, बोलो, अरे बोलो ना। पी क्यू आर मान लीजिए इसको। तो ये दो स्लाइड बनेगी, ये बनेगी 5 साल के कम बच्चों के लिए जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और स्लाइड का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री रहेगा। वहीं जो तुम्हारे से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड वो बनाना चाह रही है वो चाहती है कि उस स्लाइड की हाइट रहे 3 मीटर एंड जो स्लाइड का इंक्लिनेशन रहे ग्राउंड के साथ वो कितना रहे, 60 डिग्री। हमें कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केसेस में स्लाइड की लेंथ कितनी रहेगी। अरे स्लाइड तो ये है ना, स्लाइड करेगा। तो इस प्रश्न में स्लाइड की लेंथ क्या है, बोलो एसी। अरे बोलो हाँ ना, सुस्त नाम क्लास नहीं समझ आ रहा है तो फिर क्यों नहीं बोल रहा है। ट्राइंगल एबीसी में जो स्लाइड है एक्चुअल में ये तो उसकी हाइट होगी, ये क्या है उसका स्लाइड का लेंथ जो वो पूछ रहा है, एसी निकालना। और इसी प्रकार से जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसमें भी आपको क्या निकालना है, स्लाइड का ही लेंथ निकालना है। बोले तो पी आर। कैसे सवाल है, टाइप 1 है ना, खामा खाम 2 ट्राइंगल है पर 2 ट्राइंगल एक साथ नहीं है ना, अलग अलग ही। तो अपने आप में अलग सवाल है, अपने आप में अलग सवाल है। इस सवाल को देखो तो एक ट्राइंगल ही है, एक सिंगल ट्राइंगल की एक साइड पूरी पता है, एंगल पता है। क्या निकालना है, तुम देखो थीटा के लिए आपको क्या रखा है 1.5 दैट इज परपेंडिकुलर पता है। और क्या निकालना है, एच निकालना है। कौन सा फंक्शन लगाओगे, 10 लगाओ। क्या लगाओगे, 10 लगाओ। क्या लगाओगे, 10 लगाओ। हाँ या ना, कर लोगे इसको। tan थीटा लगाए दैट इज पी बाय एच। पर्ची कर दो फटाफट, हाँ कर दें। और सेम यहां पे भी करोगे। तो लो इन ट्राइंगल एबीसी गया, बट ऐसे मत करना। करने का तरीका ये पिछले 2 सालों में मैंने कराया, ठीक है। ये तब करना जब आपको एमसीक्यू में करना हो ऐसा, ठीक है। नहीं तो स्टेप नहीं मिस करने हैं, स्टेप नहीं मिस करने हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सेम रिपीटेड सवाल है तो मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूं आपको। इन ट्राइंगल एबीसी गए, 10 लगाया। 10 क्यों लगाया, मैंने देख लिया था कि मुझे जो थीटा है उसके लिए पी पता है और उसके लिए बी लगाना है। एंड 10 ही वो फंक्शन है, इसे पी और बी साथ में आएगा। तो 10 30 कितना होता है, पी बाय बी। अब थीटा के लिए पी क्या है 1.5 और अरे क्या लगा दिया मैंने, पी बाई बी नहीं 10 क्यों लगाएंगे क्या। अरे मेरे भाई मेरे भी दिमाग में नहीं आया। यहां देखो हमको थीटा के लिए पी पता है और क्या निकालना है, एच निकालना है। वो कौन सा फंक्शन पी और एच है, दैट इज कॉस, दैट इज पी और एच, साइन, दैट इज साइन। तो इन ट्राइंगल एबीसी गए, क्या लगाया साइन 30, साइन 30 होगा पी बाय एच। पी कितना है 1.5 और एच क्या है जो मुझे निकालना है एस। साइन 30 कितना होता है भाई 1/2 इज इक्वल टू 1.5 एसी, एसी इंटू 1 एसी और 2 इंटू 1.5 दैट इज 3 मीटर। तो ये रहेगी स्लाइड की लंबाई बच्चों के लिए। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में जाओ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, वहां भी स्थिति यही है कि मुझे थीटा जो पता है उसके लिए पी पता है और एच निकालना है। अंदर फंक्शन जिसमें पी और एच आता हुआ है साइन। क्या है फंक्शन साइन। क्या लगाया साइन 60 इज इक्वल टू पी बाय एच। थीटा के लिए पी कितना है 3 और एच क्या है जो मुझे निकालना है पी आर। साइन 60 कितना होता है भाई √3/2, 3 रहेगा, पी आर एज इट रहेगा और पी आर कितना हो जाएगा, पी आर यहां गया 2 3 6 और √3 आएगा नीचे। रैशनलाइज आई थिंक कर सकते हो उसको, 6 √3/3 कटपिट के कितना आ जाएगा ये, तो पी आर आ जाएगा 6 कटेगा 3 से दैट इज 2√3 मीटर। हाँ या ना, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, आप लोग कर सकते थे। इधर आ जाओ।
और अभी तक आई थिंक टाइप 1 ही चल रहा है, अभी तक टाइप 1 ही चल रहा है। देखो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैंने आपको आई थिंक बताया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो नीचे मौजूद किसी पॉइंट से उससे ऊपर मौजूद किसी पॉइंट तक के लिए बनेगा, इतना तो कॉमन सेंस लगाएगा। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है, किसका? ऑफ मींस के लिए, है ना, के, अरे यार शांति से लिखे थे, के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो मुझे यही पॉइंट पकड़ने होते हैं कि किसके लिए और कहां से, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका? टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम से, कहां से? पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्थिति क्लियर है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही है वो किसके लिए है? एक टावर के टॉप के लिए है, कहां से? एक पॉइंट जो ग्राउंड पे मौजूद, इतना पकड़ना है आपको, ठीक है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और वो पॉइंट जो कॉमा आया खत्म नहीं हुआ, पॉइंट की बात चल रही है, और ये जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप के लिए बन रहा है, वो पॉइंट क्या है? टावर के फुट से 30 मीटर अवे है कि नहीं? इज, अब आया वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। तो क्या समझ आया मुझे समझ आया ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि टावर के फुट से क्या है? 30 मीटर अवे है, हाँ या ना? तो ग्राउंड पे एक पॉइंट जो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, उस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर के लिए एक एंगल ऑफ क्या बन रहा है? एलिवेशन बन रहा है, कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और हमें कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट। सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट थोड़ी निराली थी, अदरवाइज सवाल कुछ नहीं है, सवाल टाइप 1 में ही चला। बट सवाल समझ आया नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट था? यहाँ पर इंपॉर्टेंट था स्टेटमेंट पढ़ के चीजों को समझना, बस ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ दोबारा तो पढ़ना नहीं, कि दोबारा बताओ, समझ आया है? ठीक है, नाम दो इसको, माना कि ये टावर है ए बी और ये पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए बन रहा है। कैसा सवाल है? टाइप 1। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की एक कंप्लीट साइड पता है, उस पर एक एंगल पता है और उसकी ही एक साइड पूछ रहा है। तो इस बार आप देखो तो क्या पता है आपको? आपको जो थीटा दे रखा है उसके लिए बेस पता है, और आपको जो ए बी निकालना है वो थीटा के लिए पी है। तो मतलब मुझे पी निकालना है जब मुझे बेस पता है। अब याद करो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहां पी और बी आता है, दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज tan फंक्शन। क्या है? tan। ठीक है, तो कैसे करोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी लगाया tan थीटा विच इज पी बाई बी। हमारे केस में थीटा फिलहाल 30 डिग्री है और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी जो मुझे निकालना है, और BC क्या है? इसका बेस। tan थीटा कितना होता है भाई? 1/√3। AB कितना है वो तो निकालना है कि नहीं? और BC है 30, तो AB हो जाएगा कितना? 30/√3। ऑब्वियसली बात है, इसको रैशनलाइज किया जाएगा, तो AB आ रहा है कितना? 30√3 अपॉन में 3√3 हो जाएगा ना, कितना आएगा AB? क्या यहां से छोड़ दोगे? नहीं। अरे AB क्या है? कुछ नहीं है AB तो। कहां सवाल में AB था कुछ? तुमने माना AB, तो लास्ट लिखोगे क्या? हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। अब आप मानिए, अब आपके लिए सवाल कंक्लूड हुआ है, समझ लो। ये छोटी छोटी बातें समझाता हूं भाई, सच में मुझे खुद आलस आता है इतना लिखने में, बट मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि ऐसे ही आंसर लिखा जाता है। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है कि मैं करता हूं करता रहे, है ना, फिर नंबर कटेगा। चलो 5वें क्वेश्चन पे आओ। एक आसान सवाल है मेरे, क्या कह रहा है?
कहता है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो मेरे भाई ले पहले ग्राउंड ही बना ले। अब इस ग्राउंड से क्या मान लेते ये है वो काइट, और इस ग्राउंड से ये काइट उड़ रही है बेटा कितना ऊपर, हाइट आप जानते हो दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी स्थिति क्लियर है। द स्ट्रिंग दैट इज द सी, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज इन होगा वो, इज इन टेम्परेली इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो काइट की स्ट्रिंग है जैसे जैसे उड़ती है वो है ना, तो बांधा रहता है, वो क्या करी गई है, टेम्परेली ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांधी गई है। ये रहा। तो काइट की जो स्ट्रिंग है उसे क्या किया गया है, ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट पे बांधा गया है। बोलो हाँ या ना। तो माना कि ये वो पॉइंट पी है जहां उसकी स्ट्रिंग ग्राउंड पे बांधी गई है। ये हमारी वो काइट के है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। इतना क्लियर है। सवाल बड़ा साथ साथ फिगर बना रहा हूं। दी इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालिए, एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, कोई झुकाव या वो लटक नहीं रही है। क्योंकि आइडली आप जानते हैं स्ट्रिंग ऐसे जाता है पतंग का, सीधा नहीं होता है कि नहीं। तो कुछ होशियार खिलाड़ी बोलेंगे अरे कैसे लगा रहा हो, ये तो ऐसा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। बट उसने एज्यूम करने के लिए बोला है, मान लीजिए कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधा है। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं होता। तो क्या ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए क्या, दैट इज अगेन टाइप 1, दैट इज अगेन टाइप 1। जहां आपको जब फिगर मैंने बनाई तो देखा पूरे सवाल में एक ही ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का एक साइड मुझे कंप्लीट पता है, उस पर मुझे एंगल की जानकारी भी है, और मुझे सिर्फ उसकी एक साइड ही निकालनी है। हाँ, वो आप देख सकते हैं कि जो थीटा मुझे पता है उसके लिए जो साइड आपको पता है वो एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर पता है। और क्या निकालने वाले हो, स्ट्रिंग की लेंथ जो कि पीके है। बोले तो इस सवाल में वो हाइपोटेनस है। बोलो आया ना, ये निकालना है। तो कौन सा फंक्शन है जिसे पी और एच आता है, दैट इज साइन, दैट इज साइन। तो कुछ नहीं करोगे, जाओगे इन ट्राइंगल पी ए के, ट्राइंगल पी ए के में हमने लगाया कितना, tan 60 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। 60 के लिए परपेंडिकुलर है के, जो मैंने सीधा सीधा 60 रखा, आप ऐसे मत कीजिएगा, बहुत गंदा लगता है। अपॉन में हाइपोटेनस, मैं क्या कर देता हूँ बार बार यार, मुझे 10 बड़ा प्यारा लगता है यार, मैं अगेन 10 क्यों कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कराना नहीं है ना, मैं चाहता हूँ तुम करो, है ना, तुम कर लोगे ना। बट मैं ये करेक्शन तो कर ही देता हूँ ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया है। आपको पी पता था, एच निकालना है, तो मेरे भाई पी और एच साइन में आता है, तो साइन 60 लगाना था, विच इज पी बाय एच। थीटा के लिए पी है 60 और एच तुझे निकालना है पी के। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 60 बाय पी के। यहां से पी के आ जाएगा 2 × 60 120/√3। ये आपका आंसर नहीं है, आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैं पता नहीं सब क्यों कर रहा हूं, मुझे लगता है ये सब तुम बच्चे को कर लेना चाहिए। कितना आएगा, 120√3 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा बेटा, 40, हाँ सॉरी 40√3 मीटर। तो बताओ इससे सिंपल सवाल क्या होंगे। अब इसको भी नहीं कर पाओगे मेरे पेपर में, तो फिर क्या बोलूं। एक्चुअली मेरा मुंह सूख चुका है, पता नहीं मेरे पानी का बोतल कौन लेके चला गया। क्या है बोतल, हाँ यहाँ पर तुमने गायब कर दिया क्या यहाँ से, पता नहीं कहाँ गया। पिछले बैच तक तो था यार, मेरा मुंह सूख चुका है एक्चुअल में। चलो छोड़ो। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, ये सवाल ठीक होगा, यहां ध्यान से देखना भाई। उसने कहा आ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग फुल स्टॉप। इतनी स्थिति समझ आई कि एक 1.5 मीटर, माना कि यह है बच्चा जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो यह है वो 1.5 मीटर हाइट का बच्चा
जो कि कहता है कि स्टैंड कर रहा है, खड़ा है सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। तो लो ये है वो कुछ दूरी, बोलो बोलो रे चलना, ये है वो कुछ दूरी। और इस कुछ, ये बंदा जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये एक बिल्डिंग जो कि क्या है 30 मीटर टॉल है, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। अब कुछ दूरी तो कुछ होती है तो कुछ बना ही दिया है कि नहीं। तो ए बी सी, इतनी स्थिति स्पष्ट है, बोलो है ना, इतनी स्थिति क्लियर है, इतनी सिचुएशन क्लियर है। तो एक बंदा या एक बॉय विच इज 1.5 मीटर इन हाइट स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अंग्रेजी बोलना सच में आसान है, हिंदी में फंस जाती है ना। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, सुनना यहां इंटरेस्टिंग है। अब उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके लिए, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अंडरस्टूड है, सुनो एक आंसर। वो अगर नहीं भी बोलता ना कि दीवार बिल्डिंग की तरफ गया, उसने कहा उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 30 से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। और मैं कहता हूं बेटा, अगर वो पेपर में कि टुवर्ड द बिल्डिंग नहीं कहता तो कॉमन सेंस थी। आपको देखिए एक बिल्डिंग है, आप उसको यहां से देखें तो गर्दन ऐसी लगेगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको गर्दन और उठानी पड़ेगी। कॉमन सेंस, हर सवाल में ऐसा बोलेगा, इसकी कोई जरूरत जरूरी नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी आगे से कि अगर दो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऑब्वियस सी बात है जो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है वो एक ऐसे पॉइंट से जो उसके बेस से दूरी पे है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्या है ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे पॉइंट से है जो उसके बेस से कम दूरी पे। इसको ऐसे समझो कि एक नजदीकी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है और आप दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है, और पास आने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है कि नहीं। एक बड़ी सी बिल्डिंग आपकी गली में होगी, आप ऐसे देखेंगे उसको, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, गर्दन ऐसे उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोच लेना, ऐसे ही सोच ले। तो स्थिति क्या है, उसकी आंखों से, अब आंखों से तो ऑब्वियस बात है यहां से एंगल होने का, आंखें उसकी यहां है तो ये उसका इनिशियल लाइन ऑफ साइट है। अब उसकी आंखों से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहां जब दूर रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा होगा 30, है ना। कुछ देर बाद बिल्डिंग के नजदीक आ गया होगा, है ना, और तब बिल्डिंग के टॉप के लिए उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बढ़ के कितना हो गया, बोलो 60। नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी, है कि नहीं, बोलो। और हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बताओ वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस गया, दैट इज टाइप 2 सवाल। जहां सवाल में दो ट्रायंगल है, देखो इस सवाल में दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल है DGE और एक राइट एंगल ट्रायंगल है DAE, दैट इज DGE एंड DAE, ठीक है। दैट इज टाइप 2 सवाल, दैट इज टाइप 2। टाइप 2 सवाल की देखो पहचान बहुत सिंपल, सवाल में दो ट्रायंगल है बट टाइप 1 जैसा ही है कि दो ट्रायंगल है, बट देखो उस ट्रायंगल में आपको, अगर तुम देखो जो राइट ट्रायंगल DGE पता है उसमें भी एक एंगल पता है और उसकी पूरी पूरी एक साइड पता है, हाँ या ना। दूसरा राइट ट्रायंगल देखो DAE, उसमें भी स्थिति बहुत क्लियर है, उसका भी एक एंगल पता है और एक साइड पूरी पूरी पता है कि नहीं। तो टाइप 2 की पहचान यही है, वो है टाइप 1 वाला ही, बट सवाल में सिर्फ एक ट्रायंगल की जगह दो ट्रायंगल है, ठीक है। दैट इज टाइप 2, ठीक है। और ये भी एक आसान टाइप में ही आता है, ये भी आसान टाइप में आता है। इसमें मैं आपको टाइप 2 ये करके नहीं पढ़ाता, मेरी सारी मेहनत क्यों ना, मुझे टाइप 3 दिमाग में डालनी है कि टाइप 3 पेपर में अगर आ जाए तो तुरंत पकड़ लियो और फिर जैसा जैसे मैंने बोला है उस प्रोसेस में चले जाइयो, आंसर में पहुंच जाएगा। जहाँ होशियार बनेगा, इधर से निकालता हूँ उधर डालता हूँ, तो बेटा यही करता रहेगा और क्या पता तो आंसर तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंच गया तो जो ऐसे आंसर आना था वो पता नहीं कितना टाइम बर्बाद करके आंसर आए। करते हैं बच्चे, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ इसको, नहीं तो ये जरूरत नहीं थी, है ना। मैं सिर्फ टाइप 3 बोलता, कहता ये टाइप आएगी तो ऐसे कर, बट ठीक है जब बनाया टाइप तो
ये टाइप 2 है। चल अब देखो छोटी कैसे क्या पूछा उसने, क्या है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कि बताओ बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस गया। तो मेरे बेटा बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस गया वो ये है, नहीं समझे? बोलो बच्चा, अरे बोलो, कह रहा है बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस गया वो निकालना है हमें। तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, दैट इज बी एफ निकालना है या ए जी निकालना, हाँ जाना है ना। अच्छा बिल्डिंग कितनी ऊंची थी, 30 मीटर, बोलो हाँ जाना। और मैं भी जान रहा बेटा मुझे तो काम करना है ट्राइंगलों पे डी जी ई, तो इस पूरी लेंथ का क्या करूंगा, मुझे चाहिए सिर्फ डी, क्या चाहिए डी, आप जान रहे हैं 1.5 है, बोलो तो यहां भी 1.5 ही होगा, तो ये बचा हुआ डी ई क्या हो, मैं इसको यही मार्क कर दूं, दैट विल बी 30 माइनस 1.5, कितना आएगा 28 कितना आएगा 20। सबको समझ रहा है क्यों निकाल रहे बेटा, ये है 28.5 और बाकी बचा वो बंदे की हाइट दैट इज 1.5 मीटर, हाँ या ना। क्योंकि मुझे पता मुझे काम करना है ट्रायंगल डी जी ई में और ट्रायंगल डी ए ई में। कैसे कर सकते हो, देखो खुद सोचो, मुझे लगता है कि मैं ट्रायंगल ए डी ई में जाऊंगा, दैट इज टाइप 2 बट पूरा फील्ड टाइप 1 वाला। देखो कैसे, मुझे समझ आया, मुझे तो निकालना है कि बंदे ने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ गया। फिगर में साफ साफ दिख रहा है मुझे एजी निकालना है, क्या निकालना है मुझे, बोलो मुझे क्या निकालना है, एजी निकालना है। अब मेरे दिमाग में आया कि मैं जाऊंगा पहले ट्रायंगल ए डी ई में। अब ट्रायंगल ए डी ई में मुझे जो एंगल दे रखा है उसके लिए एच पता है, हाँ या ना, और ये पूरा बेस ई निकाल सकता हूं इसका, हाँ या ना। कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, टेन फंक्शन, क्योंकि पी पता है बी निकालूंगा। इसी प्रकार से मैं जाऊंगा ट्रायंगल डी जी ई में। अब उसमें भी देखो जो थीटा है उसके लिए मुझे क्या पता है, उसके अपोजिट साइड दैट इज पी पता है, और क्या निकाल दूंगा, थीटा के साथ वाली जो साइड है दैट इज बी निकाल दूंगा, हाँ या ना। अब क्या करूंगा, जो एजी निकालना है, एजी क्या है, दैट इज पूरे ए में ए ई में से जी माइनस कर दूंगा, तो ये एजी आ जाएगा जो उस बंदे के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, छोटी करें क्या। तो चलो, तो इन ट्राइंगल ए डी ई में गया, ट्राइंगल ए डी मैंने देखा कि भाई मुझे थीटा पता है, उसके लिए पी पता है परपेंडिकुलर, और मैं निकालना चाह रहा हूं उसका बेस ए ई। तो कौन सा फंक्शन जिसमें पी और बी आ जाए, दैट इज टेन फंक्शन। तो मैं लगाया 10 30 डिग्री जो कि होगा पी बाय बी, तो पी था डी जो कि है 28.5, बोलो हाँ या ना। बाय बेस कितना है मेरे बेटा, ए ई कितना है, ए ई, बोलो हाँ या ना। चलिए अब 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल टू हो गया 28.5 अपॉन में ए ई, और यहां से ए क्या है, ए इंटू 1 दैट इज ए ई इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर, बोलो हाँ या ना, दैट इज होल ए। अब इसी तरह से मैं दूसरे ट्रायंगल, क्या है टाइप 2 कर, तो टाइप 1 वाला ही काम रहा है, सिर्फ क्या है सवाल में एक ट्रायंगल ना होके दो ट्रायंगल, ठीक है, बट दिक्कत कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ तो पूरा पूरा बताइए। इन ट्रायंगल गया कौन सा ट्रायंगल डीजी ई में, यहां भी मैंने देखा कि जो थीटा है उसके अपोजिट साइड जो कि परपेंडिकुलर वो पता है, और मैं निकालना चाह रहा हूं इसका बेस जी, तो पी पता है, बी निकालना चाह रहा तो पी और बी वाला फंक्शन 10 लगा दूंगा, तो 10 60 इज इक्वल टू पी बाई बी, 60 के लिए पी है डीई जो कि है 28.5 और बेस है जीई, क्या है बेस जी। 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3, बोलो इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में जीई, और यहां से जी निकाल सकते हो बेटा, तो यहां से जीई आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3 मीटर। रैशनलाइज मत करो, फिलहाल हमें आगे सॉल्व करना ही है कि नहीं। चलिए अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे तो पूछा गया कि बंदे ने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस तय किया, तो मैं सिंपल छोटा देखूंगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इन नथिंग दैट इज एजी। फिगर क्यों बनाया है, सब कुछ मुझे दिखना ही है ना, डिस्टेंस कवर इज एजी, और फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि एजी इज व्हाट, एजी इज एई माइनस जीई, बोलो हाँ या ना, ये मैंने शुरुआत में ही देख लिया था, बोलो हाँ,
अब AE कितना है बेटा, AE है आपका, कहां गया वो AE, वो है 28.5 √3 माइनस GE है 28.5 बाय √3। और एक स्मार्ट कैंडिडेट हमेशा कॉमन लेता है अगर कॉमन निकल, क्यों, तो पचड़े में भरना चाहता है, दोनों में कॉमन निकल जाएगा कितना 28.5, यहां बचेगा √3 माइनस 1 बाय √3। और सिर्फ इसका एलसीएम करना मेरे भाई, क्यों लंबे लंबे डाटा लेके चल, है कि नहीं, बोलो। तो 28.5 इसके नीचे है 1 एंड √3 का एलसीएम √3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 that is √3 and √3 will multiply by the numerator √3, तो √3 into √3 that is √3 का स्क्वायर which is 3, बोलो हाँ या ना, माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 न्यूमरेटर 1 से कितना आया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया बेटा 28.5 इंटू 2 में से 3 में से 1 गया दैट इज 2 बाय √3। अब ये 2 से ये मल्टीप्लाई हो सकता है, बट जो नीचे √3 बैठा उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो लगे हाथ यही कर देता हूं, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, बोलो हाँ या ना, कितना आएगा बेटा 28.5 इंटू 2 कितना आ रहा है बेटा वो 28 का दुगना इज 56, उसमें एक और ऐड कर दो 57, कितना नहीं समझे, 28 का डबल दैट इज कितना 56 और 0.5 1 और ऐड करना दैट इज 57, बोलो हाँ या ना, तो 28.5 इंटू 2 दैट इज 57 इंटू √3 और नीचे √3 बेटा 3, बोलो। अब जगह मेरे को कम पड़ गई भाई, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, दिख रहा है ना, हाँ बेटा, हाँ ऑब्वियसली आती कट जाएगा, कितना जा रहा है 19 पे जा रहा है, तो आंसर विल बी 19 √3 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, हाँ या ना, ये टाइप 2 भी आपने कर लिया, बोलो करें आगे क्या, टोटल 15 क्वेश्चन है, एक और करते हैं यार, तो पानी नहीं है सर, जब लिटरली बुरा मुंह सो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट से, फ्रॉम मतलब से, तो इतनी स्थिति क्लियर है कि ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively। सवाल समझ आया किसी को, मुझे मालूम है कई लोगों को सवाल ही समझ नहीं आया होगा, क्या स्थिति है, मैं तुम्हें क्या कहा 80% सवाल उसने बना लिया जिसने फिगर बना, कर क्या रहे हो घिस पिट करके, तो मुझे लगता है अब तक कुछ नया कर ही नहीं रहे हो, सारा खेल क्या है स्टेटमेंट से सही फिगर बनाना। दो क्या करें, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं अगर मैं बोर्ड पे नहीं होता तो लिटरली मैं कभी नहीं कराता, मैं बच्चों को एक बार कहता हूं कि लगाओ 10-5 मिनट तो अपना दिमाग लगा ही लो, भले ही बाद में मैं कराऊं। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट, तो मेरे भाई कम से कम ग्राउंड तो बना, और ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका बॉटम का, बट जो बॉटम है वो भी इससे ऊपर ही होगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो कहता है ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बॉटम, एंड दी टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर जो कि खुद फिक्स है कहां 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, वो है 45 और 60 डिग्री। समझ आया मुझे को, ये समझ आया कि ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट से एक टावर जो कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स है, उसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 और 60 डिग्री, है ना, समझाने का इजी लगता है, बट मैं चाह रहा हूं खुद से सीखो मेरे भाई, क्योंकि हर बार टीचर नहीं रहेगा बगल में जो आपको इंटरप्रिटेशन देगा, है ना, और अंग्रेजी की हिंदी नहीं कर सकते, समझ आया। तो ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट से ना एक टावर के
टॉप और बॉटम का, या बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। और अंडरस्टूड है कि टावर यहां तो नहीं है मेरे भाई, टावर यहां होता तो ग्राउंड पे मौजूद पॉइंट से उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता, कॉमन सेंस। तो मुझे वही समझ आ गया, अगर ग्राउंड पे मौजूद पॉइंट से किसी टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे, तो अंडरस्टूड था कि ग्राउंड पे मुझे टॉप से तो, ग्राउंड पे मुझे पॉइंट से तो टावर का बॉटम भी ऊपर ही है ना, है कि नहीं कॉमन सेंस। अगर ग्राउंड पे मौजूद पॉइंट से एक टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, तो अंडरस्टूड है कि टावर का जो बॉटम है वो भी ग्राउंड पे मौजूद पॉइंट से कुछ ऊंचाई पे ही है। और आगे बड़ा समझ आया, क्योंकि वो ट्रांसमिशन टावर खुद फिक्स था कहां, एक बिल्डिंग के टॉप पे, जो कि खुद 20 मीटर हाई है, हाँ या ना। तो ये स्थिति है। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालिए। क्या निकालिए, टावर की हाइट निकालिए। कैसे करेंगे जरा देखो। तो पहले मैं धरती बनाऊंगा भाई, क्योंकि सब कुछ सब कहां अटकेगा, धरती पे अटके। बिल्डिंग कहां बनाओगे, हवा में, अंतरिक्ष में। तो पहले ग्राउंड है, बोलो ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मौजूद मेरा ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए से, इधर देख ले मेरे भाई, इस पॉइंट ए से एक टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था ना, क्या बीच में बोलता है ले, ठीक है। तो ग्राउंड पे मौजूद एक पॉइंट से एक टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो अंडरस्टूड तो था कि टावर का जो बॉटम है वो भी ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे ही है। आगे बढ़ा तो पता लगा, क्योंकि इसने बोला कि वो ट्रांसमिशन टावर जिसके टॉप और बॉटम का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है 45 एंड 60, वो टावर फिक्स है कहां पर, एट दी टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये है आपकी वो क्या, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बोलो हाँ या ना, है ना मजेदार। मजेदार तो है यार, स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाना मजेदार नहीं है क्या। इससे पता लगता है कि तुम कितना अच्छा पढ़ना जानते हो, है कि नहीं। चलिए, तो ए बी दैट इज द ग्राउंड का लेवल, बी सी हो गया हमारा वो बिल्डिंग 20 मीटर ऊंचा, और सी डी हो गया हमारा वो टावर या ट्रांसमिशन टावर जो इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स है। क्या है, फिक्स है, हाँ है, चल आगे, ठीक है। और यहां से बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बेटा, 45, और यहीं से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था कितना, बोलो 60 डिग्री। और हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकाली। इसको एच लेट कर, क्या एच कर रहा हूं, एच लेट कर। मुझे लगा टाइप कौन सा आ गया, अब आ गया टाइप, अब आ गया टाइप, यही है टाइप 3। देखो टाइप 3 की पहचान कैसे दिखेगी आपको, और सब जाने को लोग घुमाते बहुत है, बट मैं आपको एक फंडा दूंगा, टाइप 3 दिखेगा तो यही सोचना। आप अपना भी सोच सकते हैं, मैं क्यों मना करूं, आप अपना भी सोच सकते हैं, बट तुम जब अपना भी सोचेगा तो सोचेगा भैया मेरा वाला अप्रोच ही बहुत सीधा सीधा है, तो वो आंसर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। बाकी मैं इसका फंडा भी बाद में समझाऊंगा कि टाइप 3 में ऐसे बाबा क्यों कर रहा हूं, बट मैं चाह रहा हूं कि फिलहाल लॉजिक पे ना जाके केस पे ही जाते हैं, क्या करना है। देखो पहले तो मैंने कहा टाइप 3 आ गया, क्या आ गया, तो अच्छी बात है कि आज के दिन में टाइप 3 भी आ गया। देखो अब टाइप 3 की पहचान क्या, अगर तुम नोटिस करो, टाइप 3 नहीं है यार ये, दैट इज नॉट टाइप 3। देखो मैंने कैसे पकड़ा, मुझे लगा एक बार को टाइप 3 नहीं है, दैट इज अगेन टाइप 2। देखो क्यों नहीं कह रहा, सवाल में 2 ट्राइंगल थे, अब 2 ट्राइंगल में से तुम अगर देखो एक राइट ट्राइंगल ए बी सी को देखो, उसमें स्थिति क्या है कि मुझे उसका एंगल पता है और उसकी एक पूरी साइड पता तो है कि नहीं, हाँ या ना। हाँ, दूसरा ट्राइंगल जब मैं ए बी डी देखता हूं तो मुझे सिर्फ उसका एंगल ही पता है, बट उसकी कोई साइड कंप्लीट नहीं पता। देखो ना मुझे ए सी पता है ना मुझे ए बी पता है, हाँ बी डी का कुछ हिस्सा तुम्हें पता है, बट दैट इज ऑल्सो टाइप 2, दैट इज ऑल्सो टाइप 2, क्योंकि एक ट्राइंगल तो ऐसा है जहां तुझे उसकी एक साइड पूरी पूरी पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझा नहीं आ रहा। टाइप 3 वाला एक्चुअल क्या होगा, 2 ट्राइंगल होंगे, दोनों ट्राइंगलों के एंगल पता होंगे, बट दोनों में से किसी की भी कोई पूरी साइड पता ही नहीं होगी, और वहां मुश्किल हो जाएगा कि किसको किसके टर्म में निकालो। यहां तो अभी भी समझ आ रहा है, इजी है, क्योंकि जब तुम
ठीक है, बड़ा ट्रायंगल जो ABD है उसमें वो स्थिति थोड़ी अजीब है कि वहां एंगल पता है, बाकी साइड कोई पूरी नहीं पता, बट साफ दिख रहा है कि ट्रायंगल ABC की स्थिति बहुत टाइप 1 वाली ही है कि नहीं, जहां मुझे ट्रायंगल का एंगल पता है और उसका एक पूरा बड़ा साइड पता है। अब मुझे समझ आ रहा है क्या करना है, मुझे ट्रायंगल ABC में जाना है क्योंकि मुझे उसका एंगल पता है, उस एंगल के अपोजिट एक साइड पता है जो कि P है, और देखो मैं इसका बेस निकाल लेता हूं क्योंकि जो इसका बेस होगा वही दूसरे ट्रायंगल का बेस है। ऐसा करने से क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल भी टाइप 1 में ही चला गया, नहीं चला गया, उसकी एंगल पता है, एक साइड पता है, और रिमेनिंग साइड का एक हिस्सा निकालना है, हाँ या ना। दैट इज स्टिल टाइप 2, दैट इज स्टिल टाइप। टाइप 3 में क्या होना है कि दो ट्रायंगल होंगे, दोनों के एंगल तो पता होंगे बट दोनों में से किसी का भी पूरा साइड नहीं पता होगा, यहां कंफ्यूजन होती है किसको किसके टर्म में निकालो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्या करना है। तो कहां गए इन ट्राइंगल, हाँ बट कॉमन सेंस कि आप ट्राइंगल पहले ABC में जाइए क्योंकि वहां से कुछ पूरा पूरा निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC गया, क्या लगाओगे बेटा, जो एंगल पता है उसके लिए P पता है और क्या निकालना चाह रहे हो उसका बेस, तो P और P किस में आता है 10 में आता है, किस में आता है 10। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लगाया 10, 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC जो कि है 20 अपॉन में बेस कितना है AB। 10 45 कितना होता है मेरे भाई 1, बोलो हाँ या ना, 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में AB, और यहां से मुझे लगता है AB निकाला जा सकता है, AB आ जाएगा 20 मीटर। ऐसा करने से क्या हुआ कि दूसरा ट्रायंगल जो ABD है वो वापिस से टाइप 1 में ही चला गया, है कि नहीं। अब ट्रायंगल ABD में देखो तो मुझे उसका एंगल पता है और उसकी एक साइड पूरी पूरी पता है, हाँ या ना, तो उसकी बची हुई साइड पूरी भी निकाल सकता था और उसका कुछ हिस्सा भी निकाल लूंगा, हाँ या ना। क्या लगाएगा यहाँ पर भाई, जो एंगल पता है उसके लिए क्या निकालना है, पूरा P तो नहीं निकालना बट P का कुछ हिस्सा तो निकालना ही है। तो P के लिए जाएंगे और B के लिए जाएंगे, क्या लगाएंगे वापस से, इन ट्राइंगल ABD मैंने लगाया tan 60 डिग्री क्योंकि एंगल वहां 60 ही है, कितना होगा P/B, P कितना बेटा, P है 20 प्लस H, है कि नहीं 20 प्लस H। B कितना है मैंने भी निकाला, B निकाला हमने AB दैट इज 20। tan 60 कितना होता है भैया √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H। होगा हाँ बेटा, इन ट्रायंगल, हाँ वो मैंने ट्रायंगल का नाम गलत दिया, दैट ट्रायंगल विल बी, दैट ट्रायंगल इज बड़ा ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABD, ठीक है दोस्तों। अच्छा कितना आ जाएगा यहां से, ये है कि मल्टीप्लाई होगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H। आपको निकालना है क्या H, तो H वहीं रहेगा, 20 √3 अपनी जगह पे है और 20 यहां जाके जब माइनस होगा दैट विल बी, है कि नहीं -20, और H जो था वो आ गया है 20 कॉमन निकलेगा, दैट इज √3 - 1 मीटर। चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, √3 होता है 1.73 -1 करना, डेसिमल लिख देना, ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे, और लिख देना हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, और चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, रख लेना 0.73 आएगा माइनस करने के बाद, मल्टीप्लाई करना, बट इतने में छोड़ा जा सकता, ठीक है। क्या करना चाहिए, मुझे लगता है यहां रोक देना चाहिए, है ना। तो आई थिंक हम लोग कम से कम ये तो मुझे कह सकते हैं, मैं आपको 2 टाइप तो बता ही दी, है ना। बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मैं करा भी दूंगा, बट तुम खुश हो बड़ी खनक, बट ठीक है। तो ज्यादा कल की क्लास लगेगी और हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। आई थिंक टोटल 15 क्वेश्चन है ना दोस्त, खुशी देखो भाइयों की, अभी पढ़ भी लेना, खुशी तुमको बहुत आती क्लास के एंड पे, बट स्टिल हाँ नहीं है वो खुशी, तो खुशी क्यों नहीं है, तो तू भी तभी तभी गड़बड़ है, खुशी तो होनी चाहिए। उल्टा हो गया, बच्चा क्या है उसको भी दिक्कत कर रहा है, इसको दिक्कत कर, मतलब इनको खुशी अलग तरह की है, इनको खुशी है जान छुट्टी वाली खुशी, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आज कुछ नया ही सीखा है, बट इनको खुशी है क्या जान छुट्टी वाली खुशी, तो वो ऐसी खुशी क्यों है भाई, तुमको कोई जेल में थोड़ा बंद कर रखा था, समझे। क्या करना है इसको, एक्सपोर्ट PDF 10th क्लास मैथ, ओके चैप्टर 9। कौन है यार ये बच्चा, बात ही करके जाता,
तो इसके बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना बेटा, है ना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग हो सकता है कि बहुत अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर इसको सिर्फ एनसीईआरटी हाँ, बट फिर भी कहूँगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना के भी काफी हद तक बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाती है इससे। हाँ, बट वही अपना और बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियस भाग के सवाल लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हर सवाल तो यहाँ नहीं मिलेगा, हर सवाल तो यहाँ नहीं मिलेगा। कि क्या बना रखा गोकू महाराज पीछे टी शर्ट पे, क्या बना रखा है, इसकी शकल भी ना दिख रही है, क्या है ये, मास्क लगा रखा है इसने क्या?